तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्रिया के एक टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के अगले हिस्से के विषय में। मैंने आपको बताया था कि जो क्रियाएं हैं, मूल रूप से जिन्हें हम मूल क्रिया के रूप में और यौगिक क्रिया के रूप में जाने, और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा क्या है सकर्मक और क्या है अकर्मक। मैंने बताया कि कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, पर जो क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, यदि हम उनको प्रेरणार्थक क्रिया में बदल देते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में तो बदल जाती हैं, साथ ही साथ वो अकर्मक की प्रवृत्ति से सकर्मक में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो इन लीक से हट करके हैं, थोड़ी सी अन्य क्रियाओं के तहत हमने कुछ और नाम देखे थे, और मैंने कहा था कि इनको भी हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस में क्यों पढ़ना है? क्योंकि जिससे हम ठीक ठाक ढंग से समझ पाएँ, सीक्वेंस ही आपकी बनी रहे, कहीं कोई आपत्ति ना आए, कहीं कोई समस्या ना आए। तो धूमधाम से हम अपने अगले चरण में प्रवृत्त होने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा और विश्वास मानिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इसलिए थोड़ा सा बारीकी से बता देना होता है, क्योंकि आप कहीं चूँकि मास्टर क्लास है ही, यू नो दैट, कि इसको अगर आप पढ़ें तो हर एक परीक्षा के लिए आप बिल्कुल धूमधाम से बिना तनाव की परीक्षा देते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो एकदम ऐसे पैटर्न पर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि 5-6 साल तक अगर विद्यार्थी अगर एक बार इस कोर्स को पढ़ लेता है तो अगले आने वाले 5 से 7 साल तक में कोई भी परीक्षा अगर आयोजित होती है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर जाएगा। इस तरीके के पेरीमीटर पर हम इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इसके सारे बिंदुओं को हम टच कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। मैनेजमेंट करना होता है कि कौन न्यू बैच है, और कंटेंट पर काम करना होता है कि क्या नवीन चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें, परीक्षा का पैटर्न क्या है, अन्य बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर काम करना होता है। तो हिंदी को मैंने इस तरीके से बनाया कि मुझे हर साल सूट न करना पड़े, एक शानदार पैकेज के रूप में हो आपके पास। आप, क्योंकि हिंदी के तथ्य बदलते तो हैं नहीं, जो बात आज के 10 साल पहले पढ़ी जाती थी वही बात आज भी पढ़ी जाती है। फ़र्क ये है कि उसका लेवल बढ़ गया है। वही संज्ञा, वही सर्वनाम, वही क्रिया, वही विशेषण, इसमें तो कहीं कोई अंतर है नहीं। तो जाहिर है कि केवल जो प्रश्न का लेवल है उस लेवल को केवल बढ़ा दिया गया है परीक्षा में। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं और हर परीक्षा में हमें ये कारगर सिद्ध हो, यही मूल उद्देश्य है। तो परीक्षा का जैसे जैसे पैटर्न बदलेगा, केवल सवाल बदलते हैं, सवाल बनाने के तरीके बदलते हैं, और जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट बदलता नहीं है, वो कंटेंट है। और कांस्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो स्थिर होती हैं। कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि वो स्थिर हैं। तो यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं, तो हम उसके अगले चरण पर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, और बहुत सरल ढंग से मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप आसानी से समझ सकें। तो हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, और क्रिया भाग 2। अब क्रिया के अगर भाग 2 की बात करें तो इसमें जो मैंने शामिल किया था वो मैंने बताया था कि हम देखेंगे अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाएं। अब अगर अन्य क्रियाओं की हम बात करें तो अन्य क्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो अन्य क्रियाएं हैं उसको अलग अलग सीक्वेंस में बांटा गया है। अब अगर उसे अलग अलग सीक्वेंस में बांटा है तो मैं उनको अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, परिभाषा भी बताता चलूंगा कि जिससे आप बेहद सहज महसूस करें उन बातों को। तो सबसे पहले जिन 2 क्रियाओं की हम बात करेंगे उसमें से जो पहली क्रिया है जिसे आप सामान्य क्रिया कहते हैं, वहीं जो दूसरी क्रिया है जिसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया के विषय में।
प्रश्न ये है कि कौन कौन सी सामान्य क्रियाएं हैं, कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं हैं। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम जान लेते हैं कि सामान्य और संयुक्त में क्या अंतर है तो ये बेहद सरल हो जाना है। तो सामान्य क्रिया के संदर्भ में एक छोटी सी और प्यारी सी समझ मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का निर्माण एक धातु से होती है, जिन क्रियाओं का निर्माण एक धातु से होती है, ऐसी सभी क्रियाएं सामान्य क्रिया कहलाती हैं। एक धातु का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि धातु शब्द ये संस्कृत का एक शब्द है। तो ऐसी क्रियाओं में जो नाम आता है, मैंने जैसे कहा खा, जैसे कहा गा, जैसे कहा गया उठ, ये सारी एक धातु की बनी हुई क्रियाएं हैं। तो ऐसी क्रियाएं सामान्य क्रियाओं के नाम से जानी जाएंगी। अब बात आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का सामान्य सा मतलब अगर हम आप जाने तो क्या होता है? जुड़ा हुआ। अब अगर हम जुड़े हुए के संदर्भ में बात करें तो कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का निर्माण दो या दो से अधिक धातु से बनेगी, कम से कम तो दो होनी चाहिए, तभी तो वो संयुक्त मानी जाएंगी। तो आप यूं कह सकेंगे कि जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती हैं, ऐसी सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। अब बात ये आती है कि जैसे ये आपका मूल क्रिया हो गया, मूल क्रिया ही आपका सामान्य क्रिया है। अब इसी के साथ अगर हमने लिखा, जैसे देखिए एक शब्द है खा और एक शब्द है ना, ऐसे ही एक क्रिया आपका जो है एक हो गया गा और इसी में एक और क्रिया ना, ऐसे ही एक क्रिया है उठ और उठ के साथ क्या हो गया? ना। इसमें दो दो धातुएं मिली हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। दो दो धातुएं, एक धातु ये, एक धातु ये। अब दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं। यदि खा और ना को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? खाना। यदि गा और ना को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? गाना। और यदि उठ और ना को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? उठना। तो ये जो तीनों क्रियाएं हैं, इनको आप क्या कहेंगे? संयुक्त क्रियाएं। अब विद्वानों ने क्या किया कि देखा भाई भाषाविद का काम ही यही है। जो हिंदी के वैयाकरण हैं तो उसमें नवीन शोध होते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि भाषा की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा नदी की धारा की तरह प्रवाहित होती रहती है। ये भाषा की प्रवृत्ति का नेचर है, माने नेचर है, प्रवृत्ति है कि वो हमेशा नदी की तरह प्रवाहित होती रहती है। तो कुछ न कुछ नई नई बातें इसमें कहीं ना कहीं शामिल होती रहती हैं। तो नई बातें शामिल करने के पीछे अब जो वर्तमान समय में जितने भी लेटेस्ट राइटर हैं, अब स्थिर हो गया है सामान्यतः भाषा का एक ठीक ठाक ठहराव आ गया है। और भाषा में आपको मैंने बताया होगा स्टार्टिंग में ही कि कई हजार साल या कई सौ साल बाद भाषा में परिवर्तन आने शुरू होते हैं। कई सौ साल बाद एक नई भाषा अस्तित्व में आती है। तो जो हिंदी के मानक वैयाकरण हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी, अब जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट जैसा मामला चलता है कि वहाँ से कंटेंट ले करके एक अच्छा डेकोरेटिव पीस में आपको आपके सामने प्रेजेंट किया गया। तो जो मानक किताबें हैं, हम मानक किताब का ही आधार मान करके ही हम आपको पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारी मानक किताबों को एक साथ कंपाइल करके उसका एक निचोड़ आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको देख करके कि इस तरीके से आपकी भाषा में जिसे आप सहजता से अपनी पहुंच अप्रोच बना सकें। यही हमारा आपका उद्देश्य भी है।
तो हुआ क्या कि संयुक्त क्रिया, अगर आपको याद होगा तो मैंने बता, ये बात याद अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है कि संयुक्त क्रिया अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें, अर्थ के आधार पर इसके 11 भेद हैं। अब अर्थ के आधार पर 11 भेद हैं, ये तो बहुत सरल सी बात हो गई। अब ये 11 भेद हैं कौन कौन से, ये भी इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो 11 भेदों के नाम याद करने के फिराक में मत रहिएगा कि अरे अब तो इतने नाम याद करने होंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 11 भेदों का जिक्र हम कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको अगर पता है तो बेहद धूमधाम से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो एक सीक्वेंस में हम लगा लेते हैं, इसके लिए हम एक और स्लाइड ले रहे हैं और मैं 11 भेद लिखा रहा हूँ और 11 भेद से संबंधित कुछ तथ्य भी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, एक एक दो दो वाक्य दे देंगे, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि किस तरीके से ये इसका भेद है। जो 11 भेद हैं जिसमें आरंभ बोधक है, समाप्ति बोधक है, अवकाश बोधक है, आवश्यकता बोधक है, ये जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, ये कैसे वहाँ एडजस्ट होता है, इसी पर हम आप काम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इससे हमारी समझदारी बन जाती है। तो आइए देखें। तो ये जो संयुक्त क्रिया के भेद हैं तो 11, ठीक। अब 11 में जैसे पहला है आरंभ बोधक, ठीक। दूसरा है समाप्ति बोधक, तीसरा है अवकाश बोधक, चौथा है नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, पांचवा है आवश्यकता बोधक। ये पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में हम इसको क्या मानते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति का मतलब ये है कि जो बात पहले लिखी गई है वही बार बार आ रहा है, इसी को बोला जाता है पुनरुक्ति। ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये अगर 2 कॉमा दिया गया है, 2 कॉमा, तो ध्यान रखिएगा इसको कभी भी गलती से उद्धरण चिन्ह मत बता दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये दोनों तरफ से अगर ब्लॉक होता है तब वो उद्धरण है, एक तरफ से है तो इसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति चिन्ह। तो ये पुनरुक्ति को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है निश्चय बोधक, अगला है इच्छा बोधक, अगला है अभ्यास बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, कोई संख्या रिपीट कर दिया गया क्या? आरंभ, समाप्ति, अवकाश, नित्यता, आवश्यकता, छठा है निश्चय, सातवां है इच्छा, आठवां है अभ्यास, एक अनुमति बोधक होता है, अनुमति बोधक, और एक हो जाएगा आपका शक्ति बोधक, और वहीं 11 एक होता है, इसका नाम ही रख दिया गया है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। बोधक नहीं है इसलिए हमने ये बात पूरी लिख दिया, जिससे आपको अब बात ये आती है कि आरंभ बोधक। मैंने आपको बताया था ना कि हर एक का 2-2 उदाहरण लिख लेने से वो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी।
आरंभ बोधक में किसी कार्य की शुरुआत की बात की जाती है। जैसे कहा गया कि मधु पढ़ने लगी। दूसरा वाक्य है पानी बरसने लगा। तो इन दोनों वाक्यों से आपको ये तो एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ सर, इनसे ये पता चल रहा है कि किसी कार्य की शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो जाना यही आरंभ है। आरंभ को शुरुआत भी कहते हैं, एक शब्द अगर और कहें उसको तो। अब दूसरा है समाप्ति। समाप्ति में जैसे मैंने कहा कि वह खा चुका। और हम लिखे कि वे जा चुके। इन दोनों वाक्यों को देख करके ये लग रहा है कि जिस क्रिया को करना था वो क्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है। अब बात आती है अवकाश बोधक। अवकाश बोधक ऐसी अवस्था या स्थिति होती है जिसमें कोई भी कार्य बड़ी मुश्किल से हो पाता है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि वह बड़ी मुश्किल से सो पाया। माने जिस कार्य को करने के लिए हमें समय की जरूरत हो, पर समय हमारे पास हो नहीं। समय की जरूरत हो जिस कार्य को करने के लिए, पर हमारे पास हो नहीं। जैसे वह जाने न पाया, या लड़का जाने न पाया। अब बात आती है नित्यता। अगला जो वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा, नित्यता। अगर हम नित्यता की बात करें, नित्यता में होता क्या है कि लगातार, नित्यता को अगर हम इंग्लिश में कहें तो उसको बोला जाता है कंटिन्यू। कोई भी काम हो और वो जारी रहे। तो अगर कोई कार्य इस तरीके से दिखाया गया हो कि वो जारी है तो इसको बोलते हैं हम नित्यता। जैसे मैंने कहा कि पेड़ बढ़ता ही गया। माने पेड़ के जो बढ़ने की प्रक्रिया थी, जो कंटिन्यूटी थी, वो जारी रही। या ऐसे कहिए जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, ये भी कंटिन्यूटी का बोध करा रहा है। अब बात आती है आवश्यकता। आवश्यकता में क्या होता है कि जिस कार्य को आप छोड़ नहीं सकते, जरूरत है वो आपकी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है। या यूं कहिए आप अपने लिए कि विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है। तो जिनसे जरूरत का बोध होगा, तो जरूरत का अगर बोध हो रहा है तो वो उसका कहलाएगा आवश्यकता बोधक। आवश्यकता को ही एक और शब्द अगर नाम दें तो आप जरूरत भी कह सकते हैं। आवश्यकता को एक और नाम से क्या कहेंगे, जरूरत कहेंगे। अब कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो एकदम सर्टेनिटी का बोध कराएंगे, निश्चितता का बोध कराएंगे, जिसको
डेफिनेट करना है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि वह गिर पड़ा, ये तो निश्चित हो गया। अगर ये कह रहे हैं कि वह गिर पड़ा, तो ये जो बात बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, निश्चित बात बता रहे हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि अब मुझे पुस्तक दे ही दीजिए। अब ये क्या है, ये निश्चितता का बोध करा रहा है कि अब मुझे पुस्तक दे ही दीजिए। तो जहां ये इच्छाएं इस तरीके का बोध होगा, वहां आप धूमधाम से बता सकेंगे कि ये निश्चय बोधक है। अब बात इच्छा की आती है। अब जहां जहां इच्छा आएगी वहां वहां कैसे आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं राजा बनना चाहता हूं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, ये हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं राजा बनना चाहता हूं। आपने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं नौकरी पाना चाहता हूं। तो इस माध्यम से जब अपनी बात आप व्यक्त करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इच्छा सूचक हो जाएंगी। इसमें आप अपनी इच्छा को बयां कर रहे हैं। अभ्यास में क्या होता है कि हम किसी चीज को अभ्यास में इसलिए रखते हैं कि उसमें हम और भी दक्ष हो जाएं, और भी कुशल हो जाएं, पारंगत हो जाएं, निपुण हो जाएं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर वाक्य जैसे कहा गया कि वह गाया करता है, बच्चे पढ़ा करते हैं, इनसे ये पता चल रहा है कि जिस कार्य को हम शुरू किए हैं उस कार्य में हम अभ्यास कर रहे हैं। तो पढ़ा करता है माने कंटिन्यूटी है, गाया करता है माने कंटिन्यूटी है, माने वो अभ्यास कर रहा है। तो ये अभ्यास बोधक बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब अनुमति में जैसे आपने कहा, अनुमति लेने में आपने कहा कि मुझे जाने दो, उसे खाने दो। ये अनुमति का द्योतक है, अनुमति चाहिए इन कार्यों के लिए। तो ये भी एकदम सहज है। शक्ति में ऐसे वाक्य होंगे कि किसी भी कार्य को करने की अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने कहा या आप कह रहे हैं कि हम सब कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। हम सब कोई भी गेम खेल सकते हैं, हम सब कठिन से कठिन विषय वस्तु याद कर सकते हैं। तो सकते हैं जैसे ही आपने कहा, ये आपके डिटर्मिनेशन को बताता है, ये आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसका द्योतक है ये। तो ये भी एकदम सरल सी बात है। अब बात आती है पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि कोई भी एक जैसी क्रियाएं कंटिन्यू हो रही हों। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि आपने कहा
वह पढ़ा लिखा करता है। वह आया जाया करता है। अगर इसकी एक बारीकी और देख लीजिएगा, होता क्या है कि जो अभ्यास है, अभ्यास में एक क्रिया है, वह गाया करता है, पर इसी गाया के साथ एक कोई अलग प्रकार की क्रिया ला करके खड़ा कर दीजिए, वह नाचा गाया करता है, तो यही पुनरुक्ति में आ जाएगा। बच्चे पढ़ा करते हैं, बच्चे पढ़ा लिखा करते हैं, ये जैसे ही करेंगे वो क्या हो जाएगा, पुनरुक्त। तो इन दोनों को थोड़ा सा विशेष रूप से क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपका, जो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की सिमिलरिटी भी आ जाती है वाक्यों में। तो इतना आपको तनाव नहीं लेना है, ये केवल ऐसे ही चर्चा हमने कर दिया। मूल बात केवल ये इतना है कि सवाल जो बनेगा, तो संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे कि इसके 11 भेद हैं। इस 11 भेद का प्रूफ, प्रमाण मैंने आपको दे दिया कि कौन कौन से होते हैं और उसमें कैसे कैसे वाक्य बनते हैं। तो बहुत धूमधाम से बिना तनाव के आप इसको समझ लिए होंगे। तो एक पेयर तो हमने समाप्त कर दिया। अब हम एक अगले चरण में बढ़ते हैं कि कौन कौन सी 3 क्रियाएं एक साथ हमको सीखनी है, उनमें क्या अंतर है, कैसे जानेंगे, उसकी वजह जानिए, उसकी भूमिका जानिए। आइए देखते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको धूमधाम से लिख लीजिए। मैं बीच बीच में जो मौका दे देता हूँ उसकी वजह सिर्फ यही है कि बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि हम थोड़ा सा बगल हो जाएं तो हम वीडियो रोक करके लिख लें। तो अब पॉज कर लेते हैं, इसी समय आप धूमधाम से लिख लीजिए, फिर आप चाहें तो प्ले करके आगे बढ़ जाइए। और नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पहले एक बार सुनिए, दूसरी बार सुनने के साथ साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, तो ये बात एकदम शानदार हो जाती है। तो यहां तक तो क्लियर है, कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अगले क्रिया पर, और ध्यान रखिएगा ये सारी क्रियाएं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इसमें कहीं संदेह मत करिएगा। तो आइए देखें अगले हिस्से पर, अगला हिस्सा क्या है। इसमें एक क्रिया तो है जिसका नाम है नाम बोधक क्रिया, एक ये हो गया, और एक क्रिया है नाम धातु क्रिया। और वहीं एक है प्रेरण अडार्थक क्रिया। और सवाल इन तीनों क्रियाओं से बनते हैं, ये बात आप हमेशा नोट करके रखिएगा, हम आपको खूब अच्छे से समझा दे रहे हैं। अब सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर ये नाम बोधक क्रिया क्या होती है। पहले तो हम इनकी बात कर लें, तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा वाला अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो फिर बातें एकदम सरल हो जाएंगी। जैसे नाम बोधक में कहा जाता है कि यदि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों होते हैं, पर मूल रूप से कहा जाता है कि संज्ञा या फिर मूल रूप से क्या आएगा, विशेषण के बाद, यदि किसी भी संज्ञा या विशेषण के बाद, या बाद की जगह हम साथ लिख दें, संज्ञा या विशेषण के साथ
क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। संज्ञा या विशेषण के बाद क्रिया जोड़ने से तो आप क्या कहेंगे, नामबोधक बनता है। जबकि नाम धातु की परिभाषा कहा जाता है, एकदम सरल सी बात, अगर नाम धातु क्रिया की अगर हम आप बात करें, कहते हैं कि जो धातुएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। ये इनकी परिभाषा हो गई। और प्रेरणार्थक में कहा जाता है कि जब कोई कार्य किसी से प्रेरित होकर की जाए तो वो कैसी क्रियाएं बन जाती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। तो ये तो मोटा मोटा परिभाषा है। आपको एक चीज लगना चाहिए कि सर ये जो है और ये तो लगभग एक जैसा लग रहा है दोनों में। इसमें क्या है कि संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर, और फिर कहते हैं कि जो धातु में यहां जो क्रिया है वही वो क्रिया ही, यहां संज्ञा विशेषण के बाद हम क्या जोड़ेंगे, कोई और क्रिया जोड़ेंगे। माने एक संज्ञा होगा, एक विशेषण होगा, उसके बाद हम कोई ना कोई क्रिया जोड़ेंगे, और जो क्रिया हम जोड़ते हैं उन क्रिया के जोड़ने से इनका निर्माण होता है नामबोधक का। पर यहां कहते हैं कि वो ऐसी क्रियाएं हैं जो संज्ञा या विशेषण से ही बनी होती हैं। इतनी बारीकी होने के बावजूद भी अब इन दोनों का अंतर आप तभी समझ पाएंगे कि जब हम आपको एक फॉर्मूले के तहत पढ़ाएंगे। देखिएगा ध्यान से। तो मैं एक बात और इसी के साथ साथ सूचित कर देना चाहता हूं कि ये दोनों क्रियाएं बहुत मामले में एक जैसी होती हैं, इसीलिए ये वर्सेस हैं, और ये भी आपस में एक जैसे दिखाई देंगी, इसीलिए ये वर्सेस हैं। तो हमने नाम धातु क्रिया को क्यों बीच में रखा, इसके पीछे वजह जान लीजिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका निर्माण भी संज्ञा विशेषण की मदद से है, इसका निर्माण भी संज्ञा विशेषण की मदद से है। तो वो कौन सी वजह है जो ये आपको निश्चय कराएगी कि ये वाला हिस्सा नामबोधक में आएगा और ये वाला हिस्सा नाम धातु में आएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। और ये भी आपस में बहुत सारी सिमिलरिटीज रखती हैं, तो हम उन सारी सिमिलरिटीज को रिमूव करके हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ये समझें कि इन दोनों में मूलभूत क्या अंतर है। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। आइए पहले हम एक फॉर्मूला रखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो समझें। नामबोधक का कहना ये है, आप समझें, सरल सी बात ऐसे है वो कि जैसे अगर कोई संज्ञा दी गई है, ठीक, और इस संज्ञा या फिर कोई जैसे विशेषण दिया गया है, हम दोनों की बात एक साथ कर लेंगे। कहते हैं कि संज्ञा या विशेषण के बाद संज्ञा विशेषण के साथ यदि क्रिया जोड़ा जाए तो क्रिया के रूप में दो ही जोड़ा जाता है। जैसे एक क्रिया जोड़ा जाएगा करना या फिर जोड़ा जाएगा होना। तो ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई संज्ञा या विशेषण शब्द है, इसके बाद अगर करना या होना जोड़ा जाए तो ऐसी सभी क्रियाएं जो होती हैं वो नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाम धातु को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो नाम धातु में भी बात यही है। होता क्या है कि इसमें भी क्या होगा, संज्ञा, और यहाँ क्या होगा, विशेषण। कहते हैं कि संज्ञा या विशेषण के बाद अगर हम क्या जोड़ दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इनके बाद आना जोड़ दें, आना जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी क्रिया बन जाती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। ध्यान रखिएगा, चाहे हम इसके साथ जोड़ें और चाहे विशेषण के साथ। अब आप सोचेंगे कि सर इसका क्या मतलब है।
अब प्रेरणार्थक की पहचान कैसी होंगी? नाम बोधक में संज्ञा और विशेषण, नाम धातु में संज्ञा और विशेषण। नाम बोधक की पहचान की संज्ञा और विशेषण के बाद करना और होना होगा। नाम धातु की पहचान है संज्ञा या विशेषण के बाद आना लगा होता है और आना लग करके वो एक नवीन शब्दावली का निर्माण करता है। सवाल ये है कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत हम क्या बात रखेंगे। जैसे आप समझें कि इसमें भी होगी क्रिया, और यदि किसी भी क्रिया के साथ आना जुड़ जाए या लाना जुड़ता है, दो तरीके का होता है, और या फिर हम जोड़ देते हैं वाना। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर समझ पाए, क्योंकि ये भी संज्ञा विशेषण, ये भी संज्ञा विशेषण, इस मामले में ये दोनों एक जैसे हो गए। अंतर कैसे करेंगे? करना और होना लगा होगा तो नाम बोधक, आना लगा होगा तो नाम धातु। ठीक ऐसे ही प्रेरणार्थक और नाम धातु में क्या अंतर है कि इसका भी निर्माण आना की मदद से हो रहा है, प्रेरणार्थक का भी निर्माण आना की मदद से हो रहा है। पर यहाँ अंतर कैसे होंगे? क्योंकि ये संज्ञा और विशेषण में आना जोड़ा जाता है, यहाँ क्रिया के साथ हम आना जोड़ते हैं। जब क्रिया के साथ आना जुड़ेगा, क्रिया के साथ आना जुड़ेगा, मैं स्पेशलाइजेशन रखा हूँ जो इस बात को कि क्रिया के साथ आना जुड़ेगा, तब वो प्रेरणार्थक होगा। जाहिर है अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको एक बात और सूचित किया है कि यदि क्रिया किसी से प्रेरित होकर के की जाती है तो प्रेरणार्थक है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम स्पष्टीकरण कर दें तो आपको बेहद सरल लगेगा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी क्रिया के साथ आना या वाना लगता है, आना या लाना लगेगा तो वो प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत काउंट किया जाता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक माना जाता है। और वाना लग जाता है यदि, तो हम उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। ये भी एक अच्छा सा तरीका होगा आपको समझने के लिए। अब होगा क्या कि इस तरीके से अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो आपको ये एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि नाम बोधक, नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रियाएं मूल रूप से किस प्रकार का व्यक्तित्व धारण करती हैं। ये बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब सवाल ये है क्या कि नाम बोधक का हम एक दो उदाहरण बताएं और आपको नाम धातु का एक दो उदाहरण बताएं। उदाहरण समझते ही आप तृप्त हो जाएंगे कि ये जो बातें आपने बताई ये एकदम अच्छे से हमें समझ में आ गई, मैं एकदम तनाव मुक्त हूं, ऐसी आवाज आपको आने वाली है आपकी अंतरात्मा से। देखते हैं कैसे। जैसे एक शब्द है, अगर मैं कहूं तो एक शब्द है भस्म। उदाहरण में एक शब्द आया भस्म, एक शब्द आया दुखी, एक शब्द आया चिकना। भस्म, दुखी, चिकना और एक निराश शब्द ले लेते हैं। आइए, निराश। तो इसमें भस्म हो गया, चिकना हो गया, ये जो है विशेषण है, एडजेक्टिव है। दुख संज्ञा है पर दुखी भी क्या है? विशेषण है। ठीक, निराश। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे शब्द संज्ञा। जैसे एक और उदाहरण ले लें, एक शब्द हो गया हाथ। हाथ संज्ञा है। अब हम इनके साथ जोड़ना शुरू करते हैं। क्या जोड़ सकते हैं आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़िए, चाहे आप जोड़िए भस्म करना या फिर जोड़ लीजिए होना। दुखी करना या दुखी होना, या लगा रहा हूं, दोनों में से कोई एक जोड़ सकते हैं आप, दोनों साथ साथ मत जोड़िएगा। करना या फिर होना, करना या फिर होना, करना या फिर होना। ये जो उदाहरण हैं ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि संज्ञा और विशेषण है, संज्ञा और विशेषण के बाद करना या होना लग करके आपके सामने आया। जैसे कहा कि भस्म करना किस प्रकार की क्रिया है, आप बोलेंगे नाम बोधक क्रिया है।
दुखी करना किस प्रकार की क्रिया है आप बताएंगे, नाम बोधक क्रिया है। नाम बोधक क्रिया की पहचान क्या है, तो संज्ञा और विशेषण के बाद यदि हम करना या होना लगाते हैं तो ऐसी क्रियाएं जो होंगी वो सदैव नाम बोधक क्रिया होंगी। अब सवाल ये है नाम धातु क्या है, तो ये भी बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से हम इसको सीख लेते हैं। आइए देखें, इसमें भी बात वही आएगी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया एक शब्द, यहाँ आ गया हाथ, यहाँ हो गया चिकना, एक शब्द हो गया गरम, एक शब्द हो गया दुख। अब देखिए, अब इनके साथ हम बदलेंगे क्या, पहले हम शब्द लगाएं। हाथ के साथ हम लगाएंगे आना, चिकना के साथ हमने लगाया आना, गरम के साथ हमने लगाया आना, और दुख के साथ हमने लगाया आना। अब मूल बात क्या है कि जब हाथ में आना लगा तो एक नया बना हथियाना, चिकना में आना लगा तो बन गया चिकनाना, दुख के साथ गरम के साथ आना लगा तो गर माना, दुख के साथ आना लगा तो हुआ दुखाना। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट है तो आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे, ये भस्म करना आएगा, ये हथियाना आ गया। तो ऐसे ही वाक्य आएंगे कि हथियाना, चिकनाना, गरमाना और दुखाना। जैसे लात में लगेगा तो लतियाना, बात से बतियाना। अगर मान लीजिए बात के साथ आना लगा लें, एक मैंने लिया बात और बात के साथ लग गया आना, क्या बन जाएगा ये आप तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमको कैसे बनाना है। ये बन जाएगा बतियाना। जाहिर है ये बात एकदम क्लियर है। तो अब इसी के बाद हम अगले चरण में जैसे ही प्रवृत्त होंगे तो हम अगले हिस्से को भी ठीक ठाक ढंग से सीख पाएंगे। अब बात आती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक में जैसे मैंने कहा कि इसमें क्रिया के साथ मामला ये बनता है। जैसे एक क्रिया मैंने ले लिया उठ, एक क्रिया हमने ले लिया पढ़, दो क्रिया ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब पढ़ के साथ यदि हमने या उठ के साथ आना लगाया, दोनों लगा करके दिखाएंगे हम। पहले आना भी लगा करके दिखा दें आपको और वाना भी। ठीक ऐसे ही अगर हम पढ़ के साथ अगर देखें तो आना भी लगा करके देख लेते हैं और वाना भी लगा करके देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा मूल बात क्या है इसमें। मैंने कहा कि यहाँ हाथ संज्ञा है, चिकना, गरम, ये सब क्या है, विशेषण हैं। संज्ञा और विशेषण के साथ आना लगता गया तो नया फॉर्मेट मिला, पर उठ के साथ जब आना लगा तो बना उठाना, और वाना लगा तो बन जाएगा ये उठवाना। पढ़ के साथ आना लगा तो क्या बना, पढ़ाना, और पढ़ के साथ वाना लगा तो क्या हो जाएगा, पढ़वाना। ठीक। अब देखिए मैंने कहा कि जो आना रिजल्ट से बनता है वो प्रथम प्रेरणार्थक है, जो वाना की रिजल्ट से बना होगा वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। ये पढ़ धातु है, पढ़ क्रिया है, तो ये तो एकदम सरल है ना। मैंने आपको बताया कि क्रिया के साथ यदि आना या वाना लगेगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ के साथ आना लगा तो पढ़ाना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक, पढ़ के साथ वाना लगा तो पढ़वाना बना, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो मैंने कहा कि प्रेरणार्थक क्रियाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रमशः आप प्रथम प्रेरणार्थक या
द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। अब इस फॉर्मेट को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम अलग करके और स्पष्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखिएगा। और इसमें एक क्रिया भी और बाकी है। मैंने कहा था कि इसी के पैरेलल मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है यौगिक क्रियाएं। तो उसको अगर हम प्रेरणार्थक को थोड़ा सा विस्तार से लेकर के देखेंगे तो ये बात और धूमधाम से स्पष्ट हो जाएगी। तो ये अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं और इसके बाद हम अपनी अगली क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, जिससे हम आपको आसानी से बता सकें। आइए देखा जाए। जैसे मैं एक तरफ लिख रहा हूं क्रिया, फिर मैं एक तरफ लिख रहा हूं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी, और एक तरफ मैंने लिख दिया कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी। ठीक। अब ये जो क्रिया है, ये चाहे आप इसको मूल क्रिया कहिए या सामान्य क्रिया कहिए, दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रथम प्रेरणार्थक की विशेषता यह है कि यदि मूल क्रिया हो और इसके मूल क्रिया के साथ, मैंने कहा ये क्रिया, हाँ, अब कहते हैं कि यदि हम मूल क्रिया के साथ या तो हम लोग आना लगा दें या फिर कभी कभी लाना लग जाता है। मूल क्रिया के साथ यदि आना लगाएं या लाना लगाएं तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, पर यदि मूल क्रिया के साथ आप वाना लगाएंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा। केवल वाना, वाना के साथ कोई दूसरा शब्दावली नहीं है। अब जैसे कुछ हम उदाहरण लेंगे तो ये बात स्पष्ट हो पाएगी। जैसे एक मैंने लिया उठना, मैंने कहा चलना, एक क्रिया लिया गया पढ़ना, एक क्रिया लिया गया जगना, जगना भी आ जाता है, जागना भी आ जाता है। एक क्रिया ले लिया गया उड़ना, एक क्रिया ले लिया गया लिखना, एक क्रिया ले लिया गया खेलना, एक क्रिया ले लिया गया जीना, एक क्रिया ले लिया गया पीना। चेंज कर दूं, इसमें रह रह करके बैटरी की थोड़ी सी इश्यू है। तो आइए देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसको अलग से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये बात आप जान गए हैं कि कैसे ये बना। इनके बाद अगले चरण पर आते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा कि प्रेरणार्थक क्रिया को अलग करके देखते हैं। बीच बीच में कहीं बैटरी थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही है कि रुक जा रही है।
बैटरी के साथ थोड़ी सी इशू हो जा रही है। चार्जिंग बैटरी है, कभी भी रुक जाती है बीच बीच में, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने ये देख ही लिया। मैंने इसके बाद वाले हिस्से में यही कहा कि प्रेरणार्थक क्रिया के अगले हिस्से में आते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने बताया क्रिया, फिर प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, कैसे हैं, इसी को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ मैंने क्रियाओं की लिस्ट बना दी है, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यदि होना क्या है, ध्यान से समझेंगे कि ये जो क्रियाएं लगी हुई हैं क्रमशः, उठना क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक मैंने कहा कि उठना में आना लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, उठाना। चलना का क्या हो जाएगा, चलाना। पढ़ना का क्या हो जाएगा, मेरे साथ आप बोलते भी रहिएगा वहां से, पढ़ाना। जगना का क्या हो जाएगा, जगाना। उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ाना। लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाना। खेलना का क्या हो जाएगा, खेलाना। जीना का क्या हो जाएगा, जिलाना। पीना का क्या हो जाएगा, पिलाना। और सोना का क्या हो जाएगा, सुलाना। और हंसना का क्या हो जाएगा, हंसाना। ये आप समझ ही गए होंगे। अब अगर हमको द्वितीय प्रेरणार्थक अगर बनाना है, करना कुछ नहीं है, ये जो मूल क्रियाएं हैं, मूल क्रिया के अंत में आपको क्या लगा देना है, वाना लगा देना है। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, उठवाना। क्या हो जाएगा, चलवाना। पढ़वाना। जगवाना। उड़वाना। लिखवाना। खेलवाना। जिलवाना। पिलवाना। कभी कभी जैसे कह दिया गया कि आज घर घर जा कर के सरकारी कर्मचारियों द्वारा बच्चों को पोलियो की बूंद पिलवाई गई, किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये हो जाएगा सुलवाना। और हंसवाना। तो ये सभी प्रथम प्रेरणार्थक, ये सभी द्वितीय प्रेरणार्थक के लिस्ट हो गए। अब यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिमार्क, और रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है, जो कि बहुत गंभीर सवाल है, समझिएगा। और एक एक सवाल पर आप अपना विश्लेषण देख लीजिए, जिससे आपकी स्पष्टीकरण, अगर कभी भी परीक्षा में ये क्रियाएं पूछेंगी, उठना चलना, जैसे उठना पूछा गया, एक पर मैं बता रहा हूं, केवल एक पेयर बता दूंगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। केवल उठना आया तो आप बताएंगे कि ये क्या है, सामान्य क्रिया। कैसी क्रिया, सामान्य क्रिया, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, पर अगर कभी भी परीक्षा में कह दिया जाए उठाना, उठना नहीं, अब क्या बता रहा है, उठाना। उठाना जब भी आपसे प्रश्न किया जाए तो आप बताएंगे कि उठाना प्रेरणार्थक क्रिया होगी। किस प्रकार की क्रिया है ये, प्रेरणार्थक क्रिया। अब कभी कभी क्या करेगा कि पहला प्रेरणार्थक न दे करके दूसरा दे दे, उठवाना। क्या दे दिया गया, उठ
वाना, तो इसे भी आप बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर और डेप्थ में पूछेगा तो ये भाई प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तीसरा तरीका उनका देने का हो सकता है कि वो ऐसा करें, उठाना और उठवाना दोनों साथ दे दें। क्या दे दें, एक तो दे दें उठाना और दे दें उठवाना, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पर ऐसा भी हो सकता है कि अब सतर्कता कहाँ बरतनी है मूल रूप से आपको। आप सोचे कि सर अगर इसका पेयर बना दे तो ऐसी स्थिति होगी, पर अगर उठना और उठाना करके दे दे, क्या दे दे, उठना उठाना, या फिर सोच रहे हैं कि सर इस पहले वाले के साथ प्रथम प्रेरणार्थक दे दे, हो सकता है पहले वाले के साथ द्वितीय प्रेरणार्थक दे दे, माने उठना और उठवाना अगर दे दे, तो ध्यान रखिएगा, एकदम सतर्कता पूर्वक ये ध्यान रखना है कि सामान्य क्रिया के साथ चाहे प्रथम प्रेरणार्थक दे, सामान्य क्रिया के साथ अगर द्वितीय प्रेरणार्थक दे, तो ऐसी स्थिति में ये यौगिक क्रिया बन जाती है। यही महत्वपूर्ण बात है। केवल उठना दिया तो सामान्य क्रिया। अब ये वाले सभी क्या हैं, अगर इनमें से अगर आपको कोई भी दे दे तो प्रथम प्रेरणार्थक है, इनमें से यदि कोई दे दे तो द्वितीय प्रेरणार्थक है, इनमें से कोई अगर देता है तो मूल या सामान्य क्रिया है। फिर अगर ये दोनों पेयर बना करके दे देते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया है, पर अगर इनके साथ चाहे इनको जोड़ ले तब यौगिक बन जाएगा, या इनके साथ इनको जोड़ ले तब भी क्या बनेगा, यौगिक ही बनेगा। ये मूल बात आप ध्यान रखिएगा। अब होना क्या है, यौगिक क्रिया, तो अगले स्लाइड पर आ जाते हैं और यौगिक क्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं, ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। यौगिक क्रिया को एक और नाम से आप जानते हैं, उसे आप बोलते हैं कंपाउंड वर्ब। उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंपाउंड वर्ब। तब इसको देखिएगा, यौगिक क्रिया की परिभाषा। अगर कहे तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान धातुओं से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में ये परीक्षा में आया था, सुनना सुनाना किस प्रकार की क्रिया है, यौगिक क्रिया। अब चाहे सुनना सुनाना दे दे या फिर सुनना के साथ वो क्या दे दे, सुनवाना, माने यूं कह सकते हैं आप कि मूल क्रिया के साथ चाहे प्रथम प्रेरणार्थक दे दे, चाहे मूल क्रिया के साथ द्वितीय प्रेरणार्थक दे दे। ठीक है, मूल क्रिया के साथ प्रथम प्रेरणार्थक या मूल क्रिया के साथ द्वितीय प्रेरणार्थक, तो सुनना सुनाना ये क्या हो जाएगा,
यौगिक क्रिया बन जाएगी। ऐसे ही आपको दे दिया चलना चलाना, और चाहे दे दे चलना चलवाना। ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना। तो इस तरीके की प्रवृत्ति वाली अगर क्रियाएं आएंगी, या हंसना हंसाना, रोना रुलाना, तो वो तो अब कितना भी पेयर आप बनाते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं, एकदम सरल है, एकदम सहज है। तो यहां तक का तो मूल स्पष्टीकरण हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्रिया की तरफ से कि क्या और सीखने की बात है इसमें। जल्दी से इसको आप पॉज करके इसको कर लीजिए, तो फिर मैं आपको अगले हिस्से की बात बताऊं। आशा है ये बात आप समझ पाए होंगे बेहद सरलता से। तो चलिए अगले हिस्से पर आते हैं। क्या है इसमें? इसके अतिरिक्त अब हम 3 और चरणों की बात कर लें, इन्हीं क्रियाओं में शामिल है। एक तो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद एक क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। और एक का नाम है क्रियार्थक संज्ञा। ये इन क्रियाओं की चर्चा करेंगे, पर इसमें मूल बात क्या है? सवाल ये है कि सबसे पहले हम इनकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि यदि परिभाषा पूछे तो वो अपनी एकदम किताबी लैंग्वेज में पूछेगा। फिर मैं इसको अपने फॉर्मेट पर सरलता से आपको बता दूंगा कि इसको देखते ही आप कर लेना। ज़्यादातर उदाहरण आते हैं, पर कभी कभी परीक्षक का मन हुआ कि उसने परिभाषा ही दे दिया और पूछा कि ये परिभाषा किस क्रिया को रिप्रेजेंट करती है, तो आप धूमधाम से उसे बता सकें। तो सबसे पहले आती है सहायक क्रिया। तो आप कह सकते हैं सहायक क्रिया के संदर्भ में कि जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की या तो वो सहायता करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब सहायता में भी उनका काम क्या है, मूल रूप से ये समझिएगा। या तो वो मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, या फिर मूल क्रिया को पूरा करते हैं, या फिर मूल क्रिया के समय को बताते हैं। इनमें से कोई भी बात आप समझ लीजिएगा। इनका काम है अर्थ को स्पष्ट करना, मूल क्रिया को पूरा करना, या मूल क्रिया कब हो रही है वो समय बताना। और इनके लिए यही समय है। अगर उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं, जैसे कहा गया, ये एकदम सरल सी बात है, जैसे वह जाता है। इसमें जो है होगा वो सहायक क्रिया होगा। यही है ही बता रहा है कि यह जाने की क्रिया का समय क्या है, वर्तमान काल है। ऐसे ही एक वाक्य आपको दे दिया, मान लीजिए कि बच्चा खेल रहा है। तो इसमें जो रहा है
ये बता रहा है कि ये जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, जारी है। तो ये सरल सी बात है कि जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए या उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए या पूरा करने के लिए या उसका समय बताने के लिए कोई भी शब्दावली जोड़ करके दे सकता है, तो आप धूमधाम से बता पाएंगे कि ये आपकी क्या कहलाएंगी, मूल क्रिया। तो मूल क्रिया के तौर पर अगर एक और कंसेप्ट अगर आप ध्यान रखना चाहें तो अक्सर क्या होता है, या तो है होगा, या फिर था होगा, या फिर गा। है वर्तमान को, था भूत को, और गा भविष्य का द्योतक है। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जब क्रिया जब कोई कर्ता किसी कार्य को, कार्य की जगह क्रिया ही लिखें तो आपकी बात, किसी क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण, क्षण का मतलब समय, उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त का मतलब लीन। प्रवृत्त हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, समझिएगा। पहली क्रिया, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में उसे अच्छे तरीके से समझ सकें, सीख सकें, जान सकें। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होगी। अब जैसे मैं उदाहरण में अगर आपको बता दूं, कहा गया कि उसने नहाकर भोजन किया। इसकी एक विशेषता और है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा कि उसने नहाकर भोजन किया, इसमें दो कार्य दिखाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होंगी उसमें क्या होंगे, दो कार्य दिखाए जाएंगे। एक तो नहाने की क्रिया, एक भोजन करने की क्रिया। फिर क्या कह रहा है कि जब कोई कर्ता किसी क्रिया को समाप्त कर, माने ये उसने कर्ता हो गया, इसने नहाने की क्रिया समाप्त कर उसी क्षण, माने ठीक उसी समय, जैसे ही एक क्रिया को समाप्त किया ठीक उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, माने दूसरी क्रिया करना शुरू करता है। तब ऐसी स्थिति में जो पहली क्रिया होगी, माने पहली क्रिया इसमें है क्या, नहाकर, पहली वाली जो क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, न कि दूसरी क्रिया। एक बात तो ये हो गई। सवाल ये है कि हम इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप ये समझिएगा कि अगर कोई भी क्रिया दी गई है और उस क्रिया के बाद यदि कर लगा हो या फिर उस क्रिया के में के लगा हो, कर और के दोनों में से कोई भी लगा होगा, तो ऐसी क्रिया, ध्यान रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे मान लीजिए उसने कहा क्या, कुछ क्रियाओं का हम जिक्र कर दे रहे हैं। जैसे कहा गया, एक तो यही है, नहाकर तो है ही। जैसे मैंने कहा, आ गया खेल कर, किस प्रकार की क्रिया है, खेल कर होगा या फिर आएगा खेल के। सो कर या फिर आएगा, वह अभी सो के आया है, सो के, ठीक। या फिर आया गा कर या फिर आया
गा के, दौड़कर, दौड़ के, रोकर, रो के, हंसकर, हंस के, तैर कर, तैर के, भाग कर, भाग के। ये सारी क्रियाएं जिनके अंत में कर लगा होता है या के लगा होता है, ऐसी सारी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये बात एकदम स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब बात आती है फाइनल, क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो क्रियार्थक संज्ञा की परिभाषा ये है, कहते हैं कि जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यापार में आए, व्यापार का मतलब प्रयोग में, संज्ञा की तरह व्यापार में आए, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है, पर परिभाषा में बात तो समझ में आती है, पर विद्यार्थी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। इसके लिए मुझे एक बात और लिखानी पड़ती है अपने तरफ से, वो ये क्या, उसको भी ध्यान से इसी के साथ नोट करिएगा। यहाँ कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यापार में, इस कंसेप्ट को विद्यार्थी नहीं समझ पाता है। तो देखिए, अगर कोई क्रिया अगर संज्ञा की तरह प्रयोग होगी तो वो दो ही चीज बन सकती है। जैसे कोई वाक्य में कोई भी संज्ञा या तो वाक्य का कर्ता बनता है या फिर वाक्य का कर्म बनता है। ये इसकी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त है। अब ध्यान से समझिएगा, तो और सरल ढंग से समझिएगा। अब इसका फॉर्मेट हम एक ऐसा बना दे रहे हैं जैसा ये है। इससे पहले हम एक वाक्य लिखा देते हैं, जैसे कहा गया है, एक उदाहरण लेकर के अगर हम बात करें। चलिए आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा गया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एक और वाक्य लिख लेते हैं, देश के लिए मरना अच्छा है। तो इसमें एक तो टहलना और एक तो मरना। अब ध्यान से समझिएगा, यहां टहलना और मरना क्रिया नहीं है, संज्ञा है। पहले वाले वाक्य में जो ये है, ये कर्ता के रूप में बन करके आया है। दूसरे वाले वाक्य में ये कर्म बन करके आया है। क्या बन करके आया है? कर्म बन करके आता। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी क्रिया संज्ञा की तरह व्यापार में आए तथा, तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ये संज्ञा जो होगी वो किस प्रकार की संज्ञा होगी? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। अब इसको और सरल में समझिएगा कि इसको एक फॉर्मेट अगर हम दें तो आप यूं समझ लीजिएगा कि कोई क्रिया अगर हो और क्रिया के अंत में ना जोड़ दिया जाए तो ऐसी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है। क्या बन जाएंगी? क्रियार्थक संज्ञा। पर इसके लिए एक शर्त है कि जब ये क्रियार्थक संज्ञा तभी कहलाएंगी कि ये क्रिया के साथ ना जोड़ा। जैसे टहल, टहल क्रिया है, टहल के साथ ना जोड़ा गया तो टहलना क्रियार्थक संज्ञा। मर है, मर शब्द है, मर क्रिया है, मर के साथ ना जोड़ा गया मरना, ये क्रियार्थक संज्ञा है।
क्रियार्थक संज्ञा का काम क्या होता है कि वो किसी भी वाक्य में, क्रियार्थक संज्ञा जो होता है वो किसी भी वाक्य में दो रोल में आएगा। या तो वो वाक्य का क्या बन जाएगा, कर्ता, या फिर वाक्य का क्या बन जाएगा, कर्म। यही दो वो बन कर आते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बात आपको नोट करना होगा। अच्छी बात क्या है वो समझ लीजिएगा। ये बात तो आपने समझ लिया। तो जब भी परीक्षा में आएगा, हालांकि ध्यान रखिएगा, यही टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, या तो टहलना होगा, या देश के लिए मरना अच्छा है, या फिर मरना होगा। ऐसे ही जैसे पीना सेहत के लिए घातक है, तो पीना शब्द, पीना क्रिया है ना, पर वाक्य का कर्ता बन गया है। ये पीना कर्ता हो गया, यहाँ डूअर पर्सन हो गया, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे वो दिन भर पानी पीता है, वहां क्रिया हो गया, पर पानी पीता है ना, वहां क्रिया हो गया। पर अगर मैं कहूं पीना, अब यहाँ पीना का मतलब ड्रिंकिंग, ड्रिंक जो करते हैं, तो पीना सेहत के लिए घातक है। यहाँ पीना शब्द जो कभी क्रिया का काम कर रहा था, ये दरअसल संज्ञा बन करके और इस वाक्य में ये एज ए कर्ता काम कर रहा है। तो ये इसमें मूल बात होती है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि सहायक क्रिया की पहचान के लिए मैंने ये बताया, ये फॉर्मेट है। अब ये तो सहायक क्रिया की पहचान हो गई। है, थागा। पूर्वकालिक क्रिया का शॉर्टकट मेथड यही है कि क्रिया के साथ या तो कर लगा होता है या के लगा होता है, और इसमें एक गलती होने की संभावना होती है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया, ये ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन ए में खेल कर, ऑप्शन बी में सो कर, सी में दिया गा कर, और डी में दे दिया जो कर। तो कहा जाएगा कौन सा पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, तो जोकर नहीं होगा। या डी की जगह एक ऑप्शन और दे दिया, दूसरा डी का ऑप्शन नौकर बना दिया, नौकर। तो केवल कर को देख करके मत डिसाइड कर लीजिएगा कि यहाँ कर लगा है, सर ने कहा कि कर लगा होगा तो पूर्वकालिक बना देना, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिसके अंत में ऑलरेडी कर लगा होता है। नौकर नाउन है, क्रिया नहीं है। जैसे खेलना, सोना, गाना क्रिया है, तो खेल के साथ कर लगा, सो के साथ कर लगा, गा के साथ कर लगा तो अलग बात है। जोकर और नौकर ये सब नाउन हैं, ये क्रिया नहीं है। क्योंकि अगर हम इनमें से अगर ये कर हटा दें, आप सोचिए कि अगर इनमें से हम कर हटा करके बात करें तो जो कोई क्रिया नहीं है, नौ कोई क्रिया नहीं है। पर अगर यहाँ से कर को हटाते हैं तो खेल क्रिया है, कर को हटाते हैं तो सो क्रिया है, और कर को हटाते हैं तो गा क्रिया है। तो कर हटा करके देख लीजिएगा कि कर अगर हम इसमें से, जैसे चार विकल्प दे दिया, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कर निकाल करके देख लीजिएगा कि कर को हटाने के बाद जो हिस्सा बच रहा है उसमें वो क्रिया है कि नहीं। अगर है, डेफिनेटली वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, वहां तो कहीं तनाव वाली बात नहीं आएगी। तो ये भी इसका एक गंभीर मुद्दा है, अगर इसे आप समझ लेंगे तो चीजें बेहद सरल हो जाती हैं, बेहद आसान हो जाती हैं। अब इन तीन क्रियाओं के अतिरिक्त हम दो की चर्चा और करने वाले हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। दो में एक तो बहुत सरल सा है, जिसे आपने सुना होगा, इसे कहा जाता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने बताया था हम लोग देखेंगे उभय विध क्रिया। जिसमें उभय विध वाला क्रिया जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आएगा तो ये गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, आप समझिए। अनुकरणात्मक क्रिया में कहा जाता है कि जब कोई ध्वनि बार बार आए और उसके अंत में ना लगा हो, तो ऐसी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। जैसे मान लीजिए कहा गया
अब एक शब्द आया खटखट, एक शब्द आया खन खन, एक शब्द आया धड़ धड़, एक तड़ तड़। अब इनके साथ जैसे ही हम ना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा खटखटाना, खन खनाना, धड़ धड़ाना, तड़ तड़ाना। ये वाली जितनी भी क्रियाएं हैं ये ध्वनि का सूचक हैं, तो इन्हें हम ध्वन्यात्मक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, पर जैसे डायरेक्ट देंगे, जैसे खटखटाना किस प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया। कभी कभी होता है इसे वाक्य में प्रयोग करके दे देते हैं, तब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसके अंत में ता लगा होगा, पास्ट में होगा तो आ लगा होगा, अगर फ्यूचर में होगा तो गा लगा होगा। जैसे कहा गया कि परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वहां ऐसे समझ लीजिएगा। जैसे कहा गया कि पुस्तकें पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इसमें एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो धड़ाधड़ है ये किस प्रकार की क्रिया है? तो आप बताएंगे ये अनुकरणात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया है। जिसने उसने बच्चे को तड़ातड़ मार दिया, तड़ातड़, तो ये ना तो एक फॉर्मेट मैंने बता दिया कि किसी भी ध्वनि के अंत में ना लग जाए तो वो अनुकरणात्मक क्रिया होता है। ये वाला फॉर्मेट डायरेक्ट आएगा। जैसे कहा गया खटखटाना किस प्रकार की क्रिया है? जब स्वतंत्र देगा, केवल क्रिया का नाम लिख करके देगा तो ये फॉर्मेट आएगा, खटखटाना, खनखनाना, टकटकाना, टिकटिकाना, धड़धड़ाना, तड़तड़ाना, अगर डायरेक्ट की बात करें। पर अगर वाक्य में देता है तो वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग इसको बदलना पड़ता है। अब बात आती है उभय विध क्रिया क्या होती है। तो आप बहुत सरल है, इसमें केवल एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा जो हम बहुत बारीकी से बताना चाहेंगे, वो समझिएगा। एक क्रिया तो मैंने बताया था कि सदैव क्या होता है? अकर्मक होता है, और एक क्रिया बताया सदैव क्या होता है? सकर्मक होता है। पर यहां ध्यान रखिएगा कि वह क्रिया जो अकर्मक, जो अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती हैं, उन्हें उभय विध धातु कहते हैं। धातु या फिर क्रिया कहते हैं। किनके विषय में है इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊं। तो ये बात आप समझ ही पाए होंगे कि इसमें क्या समझाया गया। अब मैं दोनों फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे है, नोट करना होगा। एक तो हम ये एक ही क्रिया को दिखाएंगे जब वो सकर्मक की तरह ट्रीट हो रही होगी। एक क्रिया, वही क्रिया, एक ही क्रिया दो अलग अलग फॉर्मेट में कैसे आ जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको और इधर शिफ्ट करना चाहेंगे जिससे हम आपको अपनी बात पूरे धूमधाम से आपको समझा सके। देखिए, तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं अकर्मक, यहां हम अकर्मक की तरह प्रयोग करके देख लेते हैं।
फिर मैं उसी वाक्य को सकर्मक की तरह प्रयुक्त करके दिखा दे रहा हूं। ये दोनों बातें आप सीख पाएंगे। जैसे वाक्य अगर दिया गया हो कि बूंद बूंद से, या तो घड़ा दिया गया होगा या तो तालाब दिया गया होगा, भरता है। अगर ये वाक्य दिया गया, गलती से भी इसे सकर्मक मत बनाइएगा, ये अकर्मक प्रवृत्ति की है, ये नोट कर लीजिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, पर अगर यही वाक्य ऐसे कहा जाए कि घड़ा या फिर तालाब पानी से भरता है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह जान लीजिएगा। इसमें गलती क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बूंद बूंद को कर्ता मान लेते हैं और भरता को क्रिया मान लेते हैं और तालाब या घड़ा को कर्म, जबकि घड़ा या तालाब यहाँ पर कर्ता है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। माने घड़ा या तालाब भरता है, कैसे भरता है? बूंद बूंद। पर अगर होता क्या भरता है, क्या से उत्तर मिलता, तभी वो सकर्मक है, एक नियम है। तो इसमें ये जैसे घड़ा या तालाब पानी से भरता है, तो यहां घड़ा या तालाब हो गया कर्ता। घड़ा या तालाब क्या भरता है, तो उत्तर मिला आपको पानी। घड़ा या तालाब क्या भरता है? तो पानी। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिटरली याद कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं। जैसे एक दे देता है कि उसका सिर खुजलाता है। कुछ सिलेक्टेड वाक्य हैं, बस इनको इतना ध्यान रखिएगा। इसमें जो है उसका सिर, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और खुजलाता क्या है? इसमें क्रिया है। पर अगर ये कहा जाए कि वह अपना सिर खुजलाता है, यदि अपना ये दिया जाए तो यहां पर वह हो जाएगा कर्ता, खुजलाता हो जाएगा क्रिया, और अपना सिर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ऐसे ही कहा गया उसका जी ललचाता है। इसमें उसका जी जो है ये कर्ता, ललचाता क्या है? क्रिया। पर अगर कहा जाए कि ये चीजें उसका जी ललचाती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें यहां क्या हो गया? कर्ता, उसका जी हो जाएगा कर्म, और ललचाती हैं क्या हो गया? क्रिया। तो ये अकर्मक हैं। ऐसे ही एक वाक्य आपको और दे दिया, मान लीजिएगा कि उसका जी घबराता है, तो यहां पर उसका जी हो जाएगा कर्ता और घबराना हो गया क्रिया। पर अगर यही कह दिया जाए विपदा, विपदा माने मुसीबत, उसे घबराती है, माने विपदा से वो घबराता है, इस प्रकार की बात है। तो यहां विपदा हो गया आपका कर्ता, उसे हो गया कर्म, और घबराती क्या हो गया? क्रिया। और एक वाक्य बहुत पॉपुलर सा मैं आपको लिखा दूं। जैसे वह लजाती है, तो वह हो गया कर्ता और लजाना क्या हो जाएगा? क्रिया। इसमें कर्म है ही नहीं, इन सब में कर्म नहीं है। पर अगर यही दे दिया जाए कि वह तुम्हें लजा रही है,
तो यहाँ पर वह हो जाएगा कर्ता, लजाना हो जाएगा क्रिया और तुम्हें हो जाएगा कर्म। तो अकर्मक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी क्रिया तो हो पर क्रिया के साथ क्या न हो, कर्म न हो, तो अकर्मक है। पर यदि क्रिया हो और क्रिया के साथ यदि उसका कर्म दिया गया हो तो वो क्या हो जाता है, सकर्मक हो जाता है। इस तरीके से क्रिया के जितने भी डायमेंशंस थे मैंने आपको खूब अच्छे से समझा दिया। पूरी स्थितियों को बारीकी से अध्ययन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और आपको पता होगा कि हर एक टॉपिक का मैं एक अलग से एक्सरसाइज अभ्यास कराऊंगा ही कराऊंगा। तो उसमें धूमधाम से आप यहाँ से पढ़ेंगे। अभ्यास वाले सेक्शन में जा कर के पर्टिकुलर वो लेक्चर, जिस नाम से लेक्चर है उसी नाम से वहाँ अभ्यास होगा। संज्ञा तो संज्ञा नाम से अभ्यास होगा, सर्वनाम तो सर्वनाम नाम से एक्सरसाइज होगा। तो हर एक टॉपिक का अलग अलग से हम उसका एक्सरसाइज तैयार करेंगे, जिसको धूमधाम से आप करेंगे, पढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। इस तरीके से आज हमने अपने वर्ब टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको धूमधाम से बहुत समझ में आई होगी। और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो जब हम प्रैक्टिस सॉल्व कराएंगे तो वहाँ आपका जो डाउट्स, मुझे लगता है कि 1% डाउट बनेगा, अगर बनने का चांस होता है तो जो विद्यार्थी एकदम से वीक होंगे वो भी अगर 2 बार वीडियो देख लेंगे, ये मेरा विश्वास है कि उनके साथ ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। पर अगर आती हैं तो जब हम क्लास ले रहे होंगे प्रैक्टिस का लाइव क्लास, तो चाहे वहाँ से या लाइव अगर ले चुके हों, आपको बाद में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आप जा कर के धूमधाम से उसे देख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज का ये लेक्चर होता है समाप्त। फिर हम जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग में। शुक्रिया, धन्यवाद।